जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है लाचार बुढ़ापा। सरस्वती जी अपने कमरे में चारपाई पे बैठी बहू के नाश्ते लाने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। तभी सरस्वती जी अपने कमरे में बैठी अपनी बहू को बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी। बहू ममता, भोजन बन गया क्या? अगर बन गया हो तो मुझे भी थोड़ा सा दे दो। भूख के मारे आंतड़ियाँ सिकुड़ रही हैं। सुबह 6 बजे तुमने 1 कप चाय दी थी। खाली पेट चाय पीने की वजह से सुबह से ही जी मिचला रहा है। अब तो बहुत समय हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पे चढ़ गया हो। बहू भूख के मारे अब तो चक्कर भी आ रहे हैं। जल्दी से जो भी बना हो खाने को दे दो। तो बहू ममता अंदर से 2 सूखी ब्रेड और 1 कप चाय लाकर सरस्वती जी के आगे पटक जाती है। सरस्वती जी अपने दोनों हाथ फैलाकर चारों तरफ थाली को ढूंढती हैं कि आज मेरी बहू ने खाने में क्या बनाया है। तो हाथ में 2 सूखी ब्रेड और गर्मा गर्म चाय आती है। दरअसल सरस्वती जी जन्म से ही अंधी हैं। उनकी दोनों ही आँखों में रोशनी नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वह सारे काम अंदाजे से ही करती हैं। इसलिए हाथ को दूर फैलाकर वह अपना खाना देख रही थी कि बहू ने खाने में क्या दिया है। उस सूखी हुई ब्रेड को सरस्वती जी हाथ में लेकर कहती हैं, बहू, सुबह की चाय से ही पेट में जलन हो रही है। अभी तो मुझसे ये चाय और ब्रेड नहीं खाई जाएगी। अगर तुमने कोई दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाई हो तो वही दे दो। बहू, तुम्हें तो पता है मेरे दांत नहीं हैं और सुबह खाली पेट चाय पीने की वजह से बहुत जलन हो रही है। जी भी घबरा रहा है। अगर मैं फिर से चाय और ये ब्रेड खाऊंगी तो मेरी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बहू ने कहा, आज तो मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया, चुपचाप बैठकर यही खा लीजिए। आज बच्चे भी टिफ़िन में जैम और ब्रेड ही लेकर गए हैं और इन्होंने भी चाय के संग सैंडविच ही खाए थे, इसलिए मैंने आपको भी चाय और ब्रेड ही दिए हैं। अब तुम्हें जो दिया है वही चुपचाप से बैठकर खा लो। अब मैं कोई तुम्हारे लिए दाल, चावल, सब्जी बनाने वाली नहीं हूँ। जब देखो कितने नखरे दिखाती है ये बुढ़िया। जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा ले, वरना यह भी ले लूँगी। और बाहर ये कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुन रही है ना? अगर इन्हें चाय, नाश्ता, ब्रेड दूँगी तो बेचारे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, फिर पड़ी रहना भूखी इसी कमरे में। तभी उन्हें अपने बेटे के आने की आहट सुनाई दी। तो सरस्वती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर दाल, चावल, सब्जी नहीं बनाई कोई बात नहीं। चाय से तो मुझे जलन हो रही है। एक काम कर, थोड़ा सा दूध ही दे दे, उसमें ब्रेड गला गला कर खा लूँगी। तो विजय अपनी माँ पर थोड़ी दया दिखाते हुए रसोई में जाता है और दूध को एक कटोरी में डालकर लाता है। तभी उसकी पत्नी ममता वहाँ आती है। जब वह देखती है कि उसका पति बूढ़ी सास के लिए गर्म दूध करके ले जा रहा है, तो वह दूध का कटोरा अपने पति के हाथों से छीन लेती है और कहती है, आप उस बुढ़िया को इतना गाढ़ा दूध पिलाओगे तो कल को उसका पेट खराब ना हो जाएगा? अरे, इतना गाढ़ा दूध आपकी माँ नहीं पचा पाएगी। इस उम्र में हल्का खाना ही अच्छा रहता है। अगर कहीं बीमार पड़ गई तो फिर हमें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और डॉक्टर अच्छा खासा बिल बनाएगा, वह अलग। तुम्हें तो पता है वह बुढ़ापे में ज़्यादा खा लेती हैं। उन्हें तो अपनी तबीयत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। अगर तुम उनके प्यार में आकर उन्हें ज़्यादा खाना दे दोगे तो कल को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, फिर किसको भुगतना पड़ेगा? तभी ममता दूध का कटोरा अपने हाथ में लेकर उसमें से सारा दूध निकाल देती है और उस एक कटोरी दूध में थोड़ा सा दूध रहने देती है और 1 कप पानी मिलाकर दे देती है और कहती है, यह दूध ले जाओ उस बुढ़िया के पास। पानी मिला हुआ दूध पीने से उसका पेट सही रहेगा। इतना गाढ़ा दूध तुम्हारी माँ पचा नहीं पाएगी। और हाँ, उनके पास जाओगे तो जो ब्रेड रखी हुई है उनको उठा लाना, क्योंकि दूध के संग ब्रेड अच्छी नहीं लगेगी। 2 दिन पुरानी ठंडी रोटी रखी हुई है, दूध में वही डालकर खा लेंगी। विजय पानी मिला हुआ दूध का कटोरा अपनी माँ के सामने ले जाकर रख देता है। तभी भीतर से बहू ममता भी आती है और 2 बासी रोटी हाथ में पकड़ा जाती है। लो खा लो,
यह परसों की बासी रोटियां दूध में डालकर खा लो, और थाली की ताज़ा ब्रेड उठाकर अंदर ले जाती है। तभी ममता अपनी सासू माँ से कहती है, आपके नसीब में ये ताज़ा ब्रेड नहीं लिखी है, आपके नसीब में तो रात की ये बची हुई रोटियां ही लिखी हैं। इन्हें ही दूध में भिगोकर खा लीजिए। बेचारी सरस्वती जी क्या करती, चाय के संग उन ब्रेड को खा नहीं सकती थी, इसलिए बासी रोटियों को दूध में भिगोकर ही खा जाती हैं। वह बासी रोटियां भी उन्हें किसी अमृत के समान ही लग रही थी। दोस्तों, वह कहावत है ना, भूख में तो किवाड़ भी पापड़ ही लगते हैं। वही हाल आज सरस्वती जी का था। शाम को सरस्वती जी की 10 साल की पोती उधर ही आंगन में अपने गुड्डे गुड़ियों के संग खेल रही थी और अपने हाथ में चॉकलेट लेकर खा रही थी। तभी उनकी पोती ज़बरदस्ती अपनी दादी को एक चॉकलेट दे देती है। दादी, यह चॉकलेट बहुत ही अच्छी है, मेरी तो फेवरेट चॉकलेट है, आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। सरस्वती जी अपनी पोती को यह कहते हुए मना कर देती हैं, बेटा, चॉकलेट बच्चे खाते हैं, मैं चॉकलेट नहीं खाती, तुम खा लो। लेकिन जब उनकी पोती जिद करने लग जाती है तो सरस्वती जी एक चॉकलेट मुंह में डाल लेती हैं। मुंह में चॉकलेट डालते ही सरस्वती जी उस चॉकलेट का स्वाद ऐसे ले रही थी जैसे बरसों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिल गया हो। इतने दिनों से उनके मुंह का स्वाद जो ही बिगड़ा हुआ था, आज उस जरा सी चॉकलेट ने उनके मुंह का स्वाद ही बदल दिया था। दूसरे दिन सरस्वती जी का बासी रोटी खाने के कारण पेट खराब हो जाता है तो बहू ममता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मैंने कितनी बार मना किया है इस बुढ़िया को, दूध और रोटी मत खाया कर, लेकिन तुम्हें तो इस बुढ़ापे में भी दूध ही पीना है। जब दूध पचता ही नहीं है तो मांगती ही क्यों हो? अरे चुपचाप से चाय ब्रेड खा लेती तो आज यह गंदगी तो ना करती फिरती। आप कौन साफ करेगा तेरी इस गंदगी को? अब हो गया ना पेट खराब, जब जाओ और इसको दवाई दिला कर लाओ। बहू के मुंह से खरी खोटी बातें सुनकर सरस्वती जी बहुत दुखी हो जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं, एक तो लाचार बुढ़ापा, दूसरा आँखों से अंधी, कुछ दिखाई भी नहीं देता है, ऊपर से बहू के ताने, जब देखो किसी न किसी बात पर मेरे ऊपर बरस पड़ती है। हे भगवान, क्या करूँ इस जहन्नम भरी ज़िंदगी से, तो मुझे अपने पास ही बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? एक तो बुढ़ापे में भूख बहुत लगती है, ऊपर से बहू खाने के लिए कुछ देती भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो पूरी की पूरी नरक जैसी हो गई है। भूखे भी रहो और 4 बातें भी सुनो, और मेरे बेटे की बहू के आगे एक नहीं चलती। वह तो खुद ही अपनी बीवी से डरता फिरता है, तो मेरे लिए क्या बोलेगा? तभी रोते रोते सरस्वती जी अपने पति को याद करने लगती हैं कि जब विजय के पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने खुश थे। हमेशा कहते थे, देखना सरस्वती, हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारे जीने का सहारा बनेगा। अरे देख लेना, तुम्हें दिखाई नहीं देता ना, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सेवा करेगा। मैं भी उनकी बातों को सुनकर हमेशा खुश हो जाती थी। चलो, बेटा है तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, और फिर जब विजय बड़ा हो जाएगा और बहू घर में आ जाएगी, फिर मुझे इतनी समस्या भी नहीं होगी जितनी अभी काम करने में होती है। बहू आ जाएगी तो वह भी घर गृहस्थी का काम संभाल लेगी। लेकिन हमारे खुशहाल गृहस्थी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक दिन उसके पिताजी को खेत पर काम करते हुए सांप ने काट लिया और उनकी उसी समय पर मृत्यु हो गई। वह अपने पति से कुछ कह सुन भी नहीं पाई। उससे पहले ही वह उस दुनिया को छोड़कर चले गए। पति के गम में दिन रात तड़पती रहती थी सरस्वती जी। बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी उनकी तस्वीर के आगे आंसू बहाती रहती थी। हर समय उनके दिल में एक ही टीस उठती रहती थी जो किसी भी समय ख़त्म ही नहीं होती थी। दिन रात उन्हें अपने पति की याद आती रहती थी। अभी तो घर गृहस्थी पटरी पर आई ही थी। 1 साल पहले ही उन्होंने दुकान खरीदी थी।
अब कौन संभालेगा? अभी तो उन्होंने अपने बेटे को जन्म ही दिया था और बीच भंवर में ही उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए। बहुत दिनों तक रोती रहीं, परेशान रहीं, पर बच्चे के खातिर उन्होंने खुद को संभाला, घर गृहस्थी भी संभाली। बेचारी अंधी सरस्वती जी ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। विजय के पिताजी की जो खेती बाड़ी थी वे बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने संभाली। धीरे धीरे विजय भी बड़ा होता गया तो उसने दुकान और खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। फिर सरस्वती जी ने जल्दी ही अपने बेटे की शादी कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि वह तो अंधी है। अब घर में उनके पति भी नहीं हैं, तो घर को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी जल्दी ही कर दी थी। लेकिन जब बेटी की शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत कुछ अच्छा था। मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी बहुत कदर भी करता था, मुझे पूरा मान सम्मान भी दिया करता था। अपने बेटे से मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही मेरे बेटे की शादी हो गई और घर में बहू आ गई, अब मेरा बेटा तो जैसे पूरा ही बदल गया हो। अब मेरा बेटा मेरा ना होकर बस अपनी पत्नी का पति बनकर ही रह गया था, जैसे पूरा की पूरा जोरू का गुलाम बन चुका था। उसे अपनी माँ के प्रति जरा भी दया नहीं आती थी। उसे अपनी माँ के दुख सुख से कोई भी लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी जो कह देती वह वही सुनता और वही करता था। उसका अपना दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता था और उसके ही इशारों पर नाचता था। फिर बहू चाहे सही बोले या गलत, पलट कर कभी भी एक बार भी यह नहीं कहता था कि तुम मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मेरी माँ के संग ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी है, मैं बचपन से ही जानता हूँ मेरी माँ बहुत अच्छी है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता था। अब तो यह हालत हो गई थी कि धीरे धीरे बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खेती बाड़ी और दुकान से जो भी पैसा आता था वह भी वह अपने पास ही रखती थी। मुझे दवाइयों के खर्च के लिए भी पैसे नहीं देती थी। अब मेरे पास ना तो दवाई खरीदने के लिए पैसे होते थे और ना ही अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए। मेरी आँखों में हमेशा बहुत दर्द रहता था, जिसके लिए डॉक्टर ने बताया था कि आँखों में एक ड्रॉप डालनी पड़ेगी। वह महीने में 4 ड्रॉप लगती थी, तो उस ड्रॉप के लिए भी मुझे बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे और बहू अपनी मनमर्जी चलाती थी। उसको तो पता था कि मेरी सास तो अंधी है, उसको कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तो मैं किसी भी तरह का व्यवहार उसके संग करूं, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। धीरे धीरे करके उससे मुझसे तंग करना शुरू कर दिया। अब तो मुझे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान करने लगी। घर में 2-2 गाय भैंस बंधी हुई हैं, लेकिन फिर भी कभी मुझे आधा गिलास दूध भी नहीं देती थी। अगर कभी मांग भी लूँ तो आधे कप दूध से भी कम, और दूध कम और पानी ज़्यादा मिलाकर देती थी। अरे मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ, मेरी जीभ का स्वाद तो ठीक है, खाने से पता चलता है कि इसमें पानी है या दूध है। अरे नमक और शक्कर का स्वाद भी पता चलता है। अंधी हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा स्वाद भी खत्म हो गया है। मैं यह भी देख ना पाऊँ कि बहू मुझे दूध दे रही है या पानी दे रही है, और मेरा बेटा चुपचाप बहू की करतूत को देखता रहता है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सबके सामने जो बहू ऐसे जताती है जैसे मेरा कितना ख्याल रखती है, उसको मेरी बहुत चिंता हो। एक बार मेरे मायके से मेरे भैया और भाभी आए थे, तो मेरी बहू ने तो ऐसे स्वागत सत्कार किया जैसे उससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो, और सबको अपनी सास से बढ़कर उसको कोई पूजनीय ना हो।
सासू माँ ये खा लो, सासू माँ वे खा लो। सुबह से लेकर शाम तक दिखावा ही दिखावा करती रहती थी, जिससे सबको यह लगे कि वह मेरी बहुत कदर करती है। मेरी फटी पुरानी साड़ी को उसने अपने पास रख लिया और कहा, माँ जी आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, आप पर बहुत ही अच्छी लगेंगी, और ज़बरदस्ती मुझे अपनी साड़ी पहना देती थी। मुझे लगा कि मेरी बहू ने सच में मुझे साड़ी दे दी है, लेकिन मुझे क्या पता था, बहू तो मेरे मायके वालों के सामने यह सब दिखावा कर रही थी कि वह मुझे बहुत अच्छे से पहना उड़ाकर और खिला पिला कर रखती है। मेरी भाभी एक दिन मेरे पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी मेरी बहू दिखावे के लिए नीचे ज़मीन पर बैठकर मेरे पैर दबाने लगी, जिससे मेरी भाभी को लगे कि मेरी ननद की तो घर में बहुत सेवा होती है। दीदी आपकी कितनी नसीब वाली हो, आपकी बहू आपकी कितनी सेवा करती है। दीदी अब हमारी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। अरे चिराग लेकर ढूंढते तब भी आपको ऐसी बहू नहीं मिलती जो अपनी सास की इतनी सेवा करती है, जो आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने ओढ़ने तक का इतना ध्यान रखती है। दीदी आपकी बहू तो सच में पूरी की पूरी अन्नपूर्णा है। लेकिन मेरी भाभी को क्या पता था कि मेरी बहू सिर्फ उनके आगे दिखावा कर रही है। वह तो मुझे एक एक पैसे के लिए भी तरसा देती है। अरे पैसे तो छोड़ो, एक रोटी के लिए भी तरसा देती है। सरस्वती जी के भैया और भाभी उनके खाने के लिए कुछ फल फ्रूट और मेवा लेकर आए थे कि चलो हमारी बूढ़ी बहन के खाने पीने के लिए हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सरस्वती जी के भैया भाभी चले गए, उनकी बहू आकर के वे फल फ्रूट और मेवा उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, तुम्हें इन फल खाने की क्या ज़रूरत है? अरे फल खाकर कौन सा तुमको ज़्यादा जीना है, कौन सा तुमको चारों धाम की यात्रा पैदल करनी है? अरे घर में बैठी बैठी बस चारपाई ही तो तोड़ती रहती हो। जो 2 रोटी मिल रही है वही खाती रहो, तुम्हें फल और मेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सरस्वती जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अपनी आंखों के आंसू को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से पहुँचती हुई सोच रही थी कि बहू कुछ ढंग का खाने को देती नहीं है। अगर मेरे मायके वाले कुछ लेकर भी आते हैं तो बहू उठा कर के अपने कमरे में ले जाती है, एक एक चीज़ के लिए तरसा देती है। बेटे से भी क्या कहूँ, वह तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। घर में सरस्वती जी की पोती दिन भर घर में रहकर अपनी माँ और अपनी दादी की बातों को सुनती रहती थी और देखती रहती थी कि माँ दादी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही थी। प्रिया अब इतनी छोटी भी नहीं थी कि इन सारी बातों को समझ ना पाए। सरस्वती जी की पोती प्रिया 10 साल की है। वह अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। अपनी दादी को इस तरह से जब भी देखती है तो उसे बहुत ही दुख और तकलीफ़ होती है। उसको बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी मम्मी से हमेशा कहती है, मम्मी आप दादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उनको हमारी तरह अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए क्यों नहीं देती हो? उनका भी तो मन करता होगा ना अच्छा खाना खाने का। तभी ममता उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, चुप कर दादी की चमची, ज़्यादा मुझसे जवान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के पास बैठ कर बुढ़िया की ज़बान बोलने लग गई है। आज से तेरा बुढ़िया के पास बैठना उठना बिल्कुल बंद कर दूंगी। चल जा अपने कमरे में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा मुझसे जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुझे भी अपने से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दूंगी। बेचारी प्रिया माँ की डांट खाकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ने में लग गई। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी मम्मी अपने कमरे में सोई हुई थी। दोपहर का समय था। वह चुपचाप से अपने दादी के कमरे में जाती है
और देखती है कि उसकी दादी सो रही है या जाग रही है, और धीरे धीरे से अपनी दादी को हिलाते हुए पूछती है, दादी, ओ दादी, आप सो रही हो क्या? तब तक सरस्वती जी ने कहा, नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सरस्वती जी अपनी पोती के सर पर हाथ फेरती हैं और उसे अपने पास बिठा लेती हैं। प्रिया अपनी दादी के पास उधर ही चारपाई पर बैठ जाती है और कहती है, दादी, आप अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाई हूँ। तो सरस्वती जी बोली, बेटा, अगर तेरी माँ ने देख लिया तो तेरी पिटाई कर देगी, इसलिए तू जो भी लाई है उसे वापस ले जा, मुझे नहीं खाना है। प्रिया बोली, दादी, मम्मी अभी अपने कमरे में सो रही हैं, मैं आपके लिए समोसा लेकर आई हूँ। आज मम्मी ने सुबह खाने में समोसे बनाए थे, आपको समोसे बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए एक समोसा छिपा कर लेकर आई हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ, आप जल्दी जल्दी खा लो, वरना मम्मी देख लेगी तो हम दोनों की खैर नहीं आज तो। सरस्वती जी अपनी पोती की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर उसको कसकर गले से लगा लेती हैं और कहती है, बेटा, मैं इस तरह से चोरी छुपे खाना नहीं खा पाऊंगी। अगर तेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ साथ तुझे भी मारेगी, और तुझे मार खाते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए तू इन सारी चीज़ों को ले जा, मुझे नहीं खाना। प्रिया समोसे ले जाकर फिर से किचन में रख देती है, लेकिन वह अपनी दादी के लिए बहुत परेशान रहती है कि ऐसा क्या करे जिससे मम्मी के सामने ही वह अपनी दादी को अच्छी अच्छी चीज़ें खिला सके और मम्मी कुछ भी ना कर पाए। एक दिन प्रिया की मामी उसके घर आती हैं क्योंकि आज प्रिया का जन्मदिन था। प्रिया के जन्मदिन की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी, पर उसकी मम्मी ने अपने मायके वालों को बुलाया था। ममता ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर बहुत सारी मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए थे। जन्मदिन की सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब केक काटने की बारी आती थी, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ था। प्रिया जाती है और कमरे में से अपनी दादी को लेकर आती है तो उसकी माँ कहती है, अरे दादी बहुत बूढ़ी है, उनको उधर लाने की क्या ज़रूरत है, और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता, उनको कमरे में ही रहने दो। तो प्रिया कहती है, अरे मम्मी, दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता है ना, मैं दादी को लेकर आऊँगी, क्योंकि दादी अकेले कमरे में बैठी हुई है और हम सब इधर अच्छे से पार्टी मना रहे हैं। प्रिया जाकर अपनी दादी को कमरे से लेकर आती है। उसकी मम्मी का मुंह बन जाता है। प्रिया दादी को अपने पास में ही खड़ा कर लेती है और केक काटकर सबसे पहले अपनी दादी को खिलाती है। उसकी मम्मी गुस्सा होकर कहती है, यह क्या कर रही हो तुम? दादी को क्यों खिला रही हो? तुम्हें पता है ना, दादी को मीठा खाने से उनका पेट खराब हो जाता है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दादी को मीठा नहीं देना है, कितनी बार मना किया है तुमको। दादी को कुछ भी उल्टा सीधा मत खिलाया करो। और ममता गुस्से में अपनी सास सरस्वती जी का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें कमरे से बाहर ले जाकर आंगन में बिठा देती है और कहती है, ए बुढ़िया, इधर ही बैठना, अब प्रिया लेने भी आएगी तो मत आना, वरना आज के बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इस चटोरी जीभ के चक्कर में अब मेरी बेटी मुझसे जबान लगाने लगी है। चुपचाप यहीं पर बैठी रहना, अभी किचन में जाकर देखती हूँ, कल का कुछ बचा कुचा हुआ होगा तो तुझे लाकर देती हूँ। तभी ममता रात की बची हुई सूखी रोटी दूध में मिलाकर सरस्वती जी को दे देती है। अरे इस उम्र में तुझे पूरी कचौड़ी हजम नहीं होगी, अगर खा लेगी तो अभी यहीं पर गंदगी करती हुई फिरेगी, फिर कौन साफ करेगा तेरी उस गंदगी को? बेचारी सरस्वती जी बिना कुछ बोले चुपचाप
बहू के तीखे तीर के समान शब्दों को सुने जा रही थी और आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। और बैठे बैठे वे यही सोच रही थी, उनका ही घर उनके ही पति ने बड़ी ही मेहनत से बनाया, सब कुछ तो उनके पति का ही है, खेती बाड़ी भी उनके पति की खरीदी हुई थी, सब कुछ मेरे पति का होते हुए भी आज बहू खाने पीने के लिए भी तरसा रही है। घर में 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, फिर भी बासी रोटी ही खिला रही है। यही सोच सोचकर उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी पीछे से प्रिया आती है और कहती है, मम्मी, दादी ये बासी रोटी नहीं खाएगी, आज मेरा जन्मदिन है और दादी वही खाएगी जो मेरी जन्मदिन की पार्टी में बना है, वरना मैं भी यही खाना खाऊंगी जो दादी खा रही है। और दादी का अगर पेट खराब होगा तो मैं देख लूँगी, मैं दादी को दवाई दिलवा दूँगी। आज मैं देखना चाहती हूँ क्या दादी का ऐसा खाना खाने से पेट खराब होता है या नहीं। आप हमेशा मुझसे झूठ कहती हो कि दादी का पेट खराब हो जाता है। अगर दादी को खाना खाने को ही नहीं दोगी तो पेट तो खराब होगा ही ना। अरे इन सूखी बासी रोटियों से क्या दादी का पेट भरता है। हम सब वहाँ बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और दादी यहाँ रात की बची हुई बासी रोटी। और यह घर आपसे पहले मेरी दादी का है और यह सब कुछ मेरे दादाजी का है। अरे ये घर, दुकान, ज़मीन सब कुछ दादा और दादी का ही तो है। दादा और दादी के पैसों पर आप ऐश मौज कर रही हो और उन्हीं को एक एक रोटी के लिए तरसा रही हो। उस नन्ही सी बच्ची को जो आज 11 साल की हुई थी, उसकी बातों को सुनकर पार्टी में आए सभी उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। प्रिया बोली, मम्मी, अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि इन सारी चीज़ों को समझ ना सकूँ। अगर आप मेरी दादी को ज़्यादा परेशान करोगी तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। मैंने देखा है टीवी में, जब कोई स्ट्रेंजर किसी को ज़्यादा परेशान करता है तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और आप तो मेरी दादी को दिन रात कितना परेशान करती हो। और हाँ, मैं पढ़ लिख कर एक बार बड़ी हो जाऊँ, फिर अपनी दादी को लेकर आप लोगों से बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, जहाँ उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उनकी जो मर्जी में आएगा वे वही करेंगी, उनकी जो मर्जी में आएगा वे वही खाएंगी। तभी ममता के मायके वाले भी प्रिया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। जब उन्हें ममता की ये सारी सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी नंद ममता को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। ममता की भाभी कहती हैं, दीदी, अगर मैं भी आपकी माँ के संग ऐसा ही करूँ तो आपको कैसा लगेगा। कोई कितना कठोर कैसे हो सकता है जो अपनी माँ समान सास के संग इतना गलत व्यवहार करे। अरे पहले ही भगवान ने उनसे उनकी आंखें छीन ली हैं, कम से कम आप उनकी आंख नहीं तो उनका सहारा तो बन सकती हैं। अरे इस छोटी सी बच्ची को समझ आ गया कि उस बूढ़ी औरत की क्या इच्छाएं हैं, लेकिन आपको क्यों समझ नहीं पाई कि वह भी एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है, जिन्हें आप रात की बची हुई बासी रोटियां खिलाती हैं और दूध की जगह उन्हें पानी में 1 चम्मच दूध डालकर देती हैं। अरे जिसकी बदौलत आप इतने ठाट बाट से रह रही हो, उन्हीं के घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा रही हो। अरे धिक्कार है आप पर। आज आपकी छोटी सी बच्ची ने हम सबकी आंखें खोल दी। देखना दीदी, एक दिन आप बहुत पछताओगी। सोचो, कल को प्रिया जब बड़े होकर आपके संग ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा। ममता अपनी भाभी और बेटी की बात सुनकर शर्म से आंखें नीचे झुका लेती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। शायद उसे आज समझ में आ चुका था कि वह अभी तक जो भी कर रही थी वह सब कुछ गलत कर रही थी, और उस जगह पर जब वह खुद को रखती है तब उसके होश ही उड़ जाते हैं कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी। तभी ममता अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी आपके संग ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। आपको जो भी पसंद होगा वही मैं आपको बना बना कर खाने के लिए दूँगी। मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी सेवा करने का। आज मेरी ही बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। बेटी प्रिया, तू बड़ी होकर अपनी दादी को लेकर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बोलना अपनी दादी को कि मुझे माफ़ कर देगी। तेरी दादी तो तेरी हर बात मानती है ना। मुझे भी मौका मिलना चाहिए तेरी दादी की सेवा करने का। तभी सरस्वती जी ममता को माफ़ कर देती हैं और कहती हैं, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुझे माफ़ कर दिया क्योंकि मुझे अपनी पोती से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है। अगर मैं तुझे सज़ा दूंगी तो कहीं ना कहीं वह सज़ा मैं अपनी पोती को भी दूंगी। और वहाँ पार्टी में खड़े सभी लोगों से सरस्वती जी कहती हैं, भगवान न करे जो मेरे साथ हुआ वह किसी और माँ बाप के साथ हो। आप लोग सदा अपने माँ बाप को अच्छे से ध्यान रखो, उनकी खूब सेवा करो, क्योंकि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तभी ममता जल्दी से अंदर जाकर सरस्वती जी की पसंद की मिठाई लेकर उन्हें खिलाती है। तभी उनकी पोती कहती है, दादी खा लो आपके पसंद के रसगुल्ले। इन्हें खाने के लिए दांत की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको बहुत पसंद है ना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ को जो सबक सिखाया वह सही था या गलत? 10 से 11 साल की बच्ची अपनी दादी के लिए स्टैंड ले सकती है तो हर कोई अपनी दादी दादू को सेवा कर सकता है। सच कहा है किसी ने कि भगवान से भी ऊपर स्थान होता है माँ बाप का। तो सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, क्योंकि जहाँ माँ बाप होते हैं वही घर स्वर्ग के समान होता है। अरे हम भगवान को मंदिरों में जाकर ढूंढते हैं, जबकि भगवान तो हमारे माँ बाप के रूप में ही होते हैं। बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और पास में लगी जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।